हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 का एक टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। ठीक है, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम बहुत सिंपल है। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं ये जो हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, सरफेस में से कोई 3 डायमेंशन फिगर है, कुछ भी हो सकती है ये। जैसे कि इस टाइम तो आप सपोज कीजिए एक स्टोन है, पत्थर की तरह है ये होलो स्टोन। ठीक है, इसके प्लस क्यू की वजह से इसका जो फ्लक्स है वो हम देखना चाहते हैं। प्लस क्यू की वजह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है हम वो देखना चाहते हैं। ठीक है, इस इसको ही हम निकालेंगे गॉस थ्योरम से और इसे आगे भी अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करा, सपोज कीजिए इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज है एट द पॉइंट ओ ओरिजिन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज है। इस सरफेस पे कोई यहाँ पर हमने एक बहुत छोटा एरिया लिया है। डायग्राम में हम बड़ा दिखाएं, एक्चुअली बहुत छोटा एरिया है डिफाइंड बाई डी ए। बहुत छोटा है तो डी ए से दिखाएंगे। ध्यान कीजिए इन उसका कैलकुलस का। ठीक है, डेल्टा ए where a डेल्टा ए एंड ए टेंस टू जीरो मीन्स ये डी ए हो जाएगा। बहुत छोटा एरिया है। प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे जो पॉइंट पी है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की साइड में होगी, डिफाइंड बाई ई यूनिट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हमने वेक्टर से डिफाइन किया है। ठीक है, ओ पी का जो यूनिट वेक्टर है वो आर से डिफाइन करेंगे, आर यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास सरफेस है, ये जो एरिया हमने लिया डी है, इसका एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर इससे पहले हम डिफाइन इस चैप्टर में है। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है मैं इसमें बता देता हूँ। ये क्वांटिटी होती है जो एरिया के परपेंडिकुलर होगी, ये रही एरिया वेक्टर। ठीक है, और एरिया वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर जो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये एन है। इसका यूनिट वेक्टर ओ पी का आर है और इसका यूनिट वेक्टर सपोज कीजिए एन है। ई के और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल है सपोज कीजिए वो थीटा बन रहा है। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखिए और जरा इस बॉल को देखिए। इस बॉल में सपोज कीजिए ये जो गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, वी कॉल्ड इट गॉसियन सरफेस। ये सपोज कीजिए बॉल गॉसियन सरफेस है, होलो है, इसके अंदर कहीं पर प्लस क्यू चार्ज है। ये उस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ये जो बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा यहाँ से नॉर्मली। ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसे निकलेगा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ये देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। ठीक, अब अगर ये इस वक्त तो ये हमारे पास क्या बॉल है, तो ये डी ए और ई जो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, वो भी ऐसे होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता तो इन और ये अलग होता, जो इसका परपेंडिकुलर है नॉर्मल है वो ये होता और ये ऐसे होता, तो इसमें बीच में एंगल थीटा होता। मतलब इसमें हमारा कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास एक 3 डायमेंशन फिगर है, 3 डायमेंशन फिगर बॉल की। और ये जो आप स्मॉल एरिया देख रहे हैं वो इस स्टिकर की तरह है। ठीक है, बात आई समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखिए ये रहा डायग्राम और इसमें दो चीज़ें थी, मेन दो चीज़ें थी इसमें। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो हमारे पास एरिया है। ठीक है, इसका जो हमारे पास है एरिया वेक्टर वो ये रहा। ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक, ओ पी ओ पी का यूनिट वेक्टर आर है और इसका यूनिट वेक्टर एन है। ठीक है, देखिए जहाँ पर भी हम जनरली बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम यूनिट वेक्टर को, अगर कुछ नहीं देखा तो हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, आगे इसमें आपको सुविधा रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू ई
बार, ई बार, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, एरो भी लगा सकते हैं, बार लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए ई का फार्मूला क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर हमने बताया इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया, आर लिया है, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया वैसे बिल्कुल इसमें ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर सॉरी, एंड एरिया वेक्टर डी ए इजिकल टू एन यूनिट वेक्टर डी ए, ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक। अब हमारे पास फ्लक्स, जो फ्लक्स होता है, व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज नथिंग, फ्लक्स इज ई डॉट डी ए फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, सही है ना। तो फ्लक्स जो है हमारे पास, ध्यान रखेंगे स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने डॉट का यूज़ किया है यहाँ पे, वेक्टर होती तो हम क्रॉस का यूज़ कर सकते हैं, 11th क्लास में आप देख चुके हैं इस बात को, ठीक है, मैथ में भी आपने देखा है इसे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, ये देखिए आ गया, डॉट डी ए की वैल्यू एन यूनिट वेक्टर और डी ए, देखिए ये है आर यूनिट वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर, इनके बीच में कैसी है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट है। तो देखिए इनकी क्या आएगा, ये फार्मूला मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस फार्मूले को आप इससे अच्छी तरह परिचित हैं, मैं इससे ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा, याद कीजिए पीछे का, ठीक है, वेयर ए एंड बी वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो उसके बारे में तो हमें बात नहीं करना, हमें तो मेन इसका देखना है। तो आर यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस आर मॉडुलस इंटू मॉडुलस एन कॉस थीटा, जो भी ये होता है यहाँ पे हमारे पास उसका मॉडुलस वैल्यू ली जाती है, मतलब इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इजिकल टू ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास आर यूनिट वेक्टर जो है उसका मॉडुलस इंटू एन यूनिट वेक्टर उसका मॉडुलस और कॉस थीटा, आर हम कह रहे हैं यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, एन यूनिट वेक्टर, n is also a unit vector, so its modulus is also 1 and cos theta. So r unit vector dot n unit vector की डॉट प्रोडक्ट जो आएगी वो आएगी ओनली cos थीटा, देखिए ये हमने देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई, y cos थीटा इंटू डी, समझ में आ गई बात कि इसकी वैल्यू cos थीटा कैसे आई, ठीक। सो डी फाई इजिकल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलस अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान होगा कैलकुलस का तो आप समझ जाएंगे, हमने डी फाई इजिकल टू ई डॉट डी ए, मतलब ये डी फाई और डी ए हमने क्यों लिए हैं, ठीक है। देखिए अगर एक समस्या होती है, अगर मैं अब एक्सप्लेन करने लगूँ कि डी फाई, ठीक है, हमने क्यों लिए हैं, तो पता लगा और टॉपिक बढ़ जाएगा, हमें स्टडी करनी है गॉस थ्योरम, अब हम इसके बारे में भी स्टडी करने लगे, तो इतना आपको अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ पर डी क्यों लिया गया है, एक्चुअली बहुत छोटी क्वांटिटी है उसके लिए हमने डी का यूज़ किया हुआ है, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास डी फाई इजकल टू आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं आगे, जस्ट सिंपल है, बस आपको डायग्राम और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का क्यों यूज़ करेंगे, हमारे पास फिगर है 3 डायमेंशन फिगर, बॉल है हमारे पास, ये हमारे पास सपोज के सिलेंडर हो सकता है, ये बॉल है, तो देखिए इसमें सरफेस तो ये है, जो क्यू है उसका फ्लक्स इसमें, मतलब क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सब तरफ निकल रही होगी इसमें, ठीक है, फ्लक्स जो है क्यू से रिलेटेड इस बॉल में सब तरफ निकल रहा होगा, तो हम उस सबको ही तो काउंट करना चाहते हैं,
तो तभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ड का सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का यूज़ करेंगे। ठीक, तो लीजिए देखिए हमने टेकिंग बोथ ऑफ साइड इंटीग्रल, टेकिंग बोथ ऑफ साइड सरफेस इंटीग्रल, देखिए हमने लिया ये, ठीक है। देखिए सरफेस इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जो हमारे पास फार्मूला था उसका हमने सरफेस इंटीग्रल लिया। डी फाई तो हो गया एफ फाई, इंटीग्रल डिफरेंशियल है उसका इंटीग्रल का फाई हो जाएगा, ठीक है, ये फाई आएगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान कीजिए ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये क्या है, व्हाट इज दिस, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास थोड़ा ध्यान लगाइए कि ये क्या चीज़ है, अगर आपको इससे पहले का ध्यान होगा, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सॉलिड एंगल, घन कोण जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक आपने रेडियन स्टडी किया था, एक स्टेरेडियन स्टडी किया था, ठीक है, तो ये स्टेरेडियन से रिलेटेड चीज़ है 3 डायमेंशन में, कि अगर आप 2 डायमेंशन में बात करेंगे वहाँ रेडियन आता था, 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो वहाँ पर स्टेरेडियन आएगा। तो एक्चुअली डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, डी ओमेगा आएगी, ठीक। अब अगर इसके बारे में आपको स्टडी करना है, समझना है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में फिर पूछिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे टॉपिक ये नहीं है, हमारे यहाँ पे टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो ये आ गई हमारे पास डी ओमेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा वो होता है 4 पाई। अब आपको कन्फ्यूजन होगा एक्चुअली ये 4 पाई कैसे आया, ध्यान से देखिए हमारे पास ये एक सर्किल है, सर्किल से सेंटर पर टोटल सर्किल की यह सरकमफ्रेंस, तो ये जो एंगल सब्सटेंड होगा, देखिए इसकी सरकमफ्रेंस है, टोटल सरकमफ्रेंस से सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड होता है वो होता है 2 पाई, ठीक है, मैथ में हमने यही बात देखी है, 2 पाई रेडियन सब्सटेंड होता है। सिमिलरली अगर ये हमारे पास 3 डायमेंशन फिगर है, 3 डायमेंशन फिगर है, ये देखिए ये 3 डायमेंशन फिगर है, बॉल जो है 3 डायमेंशन फिगर है, तो इसके सेंटर पे पूरी बॉल से जो एंगल सब्सटेंड होगा वो होगा 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, वो रेडियन था, वो 2 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन फिगर है, तो वो होगा 4 पाई। तो एक्चुअली जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा जो आएगा वो आएगा 4 पाई, ठीक, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, सो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा, ठीक है, वो हमारे पास आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसे हम एक और मेथड से भी लिख सकते हैं, वी कैन से फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। एक्चुअली गॉस थ्योरम जो है वो यही है, गॉस थ्योरम क्या है कि हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस से रिलेटेड अगर कोई चार्ज है तो उसका जो फ्लक्स जो होगा वो चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये गॉस थ्योरम है, ठीक है। मेन बात इसमें ये है कि उस चार्ज का जो टोटल फ्लक्स है वो उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा, गॉस थ्योरम सिंपल है, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन किसी पॉइंट को लेके हो सकता है तो आप सेपरेटली मुझसे उससे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नई चीज़ें तो हो सकता है थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो, देखिए इस पॉइंट में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, डायग्राम में इसको हो सकता है मे भी प्रॉब्लम आ रही हो, इस पॉइंट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लाइट में, ठीक है, और मैथ में भी हमने देखा है, ठीक है। तो हमने जस्ट वैल्यू रखी और वो हमारे पास ये गॉस थ्योरम प्रूफ हो के आ गए। तो डायग्राम का ध्यान रखिएगा इसका,
जो इसमें सिम्बल्स हैं उसका ध्यान रखिएगा, और जो वैल्यू आप जानते ही हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू नेसेसरी है इसमें, बाकी आप रख के सॉल्व कीजिएगा, गॉस थ्योरम हमारे पास प्रूफ हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो लेके हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।